चलो हेडिंग दो, ट्रेडिशनल अप्रोच। अच्छा पहले ये बताओ, एनआई जो है वो यस के साइड पे था कि नो के साइड पे था? यस नो ये सब कुछ याद है क्या पहले? हाँ, यस वाला मतलब क्या था? यस मीन्स व्हाट? चेंज होगा। क्या चेंज करने से? कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होगा, दैट इज ऑन विच साइड? नो वाला साइड। ठीक है। अच्छा ये अपना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट यू नो, डेट। ठीक है। अभी देखो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ना ठीक है, ये यस के साइड पे है। यस के साइड का मतलब ये होगा कि अगर क्या चेंज होगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर, देन व्हाट विल चेंज? मार्केट वैल्यू विल चेंज। ठीक है। नाउ ट्रेडिशनल अप्रोच इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनआई अप्रोच एंड एनओआई अप्रोच, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच में ऐसा बोला गया है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर जब भी हम चेंजेस करेंगे ना, तो जो मार्केट वैल्यू के अंदर जो चेंजेस होगा, किसके अंदर चेंजेस होगा? मार्केट वैल्यू। वो 3 स्टेजेस में होएगा। सो देयर विल बी हाउ मेनी स्टेजेस ओवर हियर? 3 स्टेजेस। ठीक है। अच्छा अब ये जो स्टेजेस है यहाँ पे मैंने इक्वली ड्रॉ किया, लेकिन ऐसा कुछ इक्वली नहीं रहेगा, इट कैन बी एनी व्हाट यू नो, एनी प्रपोर्शन। ठीक है। तो यहाँ पे है स्टेज नंबर व्हाट यू नो, स्टेज नंबर 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा S1 मतलब स्टेज 1। फिर ये हो जाएगा S2 दैट इज स्टेज 2, और यहाँ पे आ जाएगा S3 दैट इज नथिंग बट व्हाट यू नो, स्टेज 3। ठीक है। सो एज पर दिस पर्टिकुलर मतलब ये जो अप्रोच है उसके हिसाब से क्या होता है, तो स्टेज 1 है ना वो NI अप्रोच है। कौन सा अप्रोच है? NI। उसके बाद में कौन सा अप्रोच आ जाएगा? NOI। ठीक है। फिर स्टेज 3 में कुछ और ही होएगा। ठीक है। तो मुझे बताओ कि स्टेज 1 में जब भी हम लोग NI का बात कर रहे हैं कि इट इज एन NI अप्रोच, तो इनिशियली जब भी हम लोग यहाँ पे डेट बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? डेट। ठीक है। तो तुम्हारा जो KD रहेगा ना, KD दैट विल रिमेन व्हाट यू नो, विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। मतलब कुछ हद तक तुम्हारा KD जो है कांस्टेंट रहेगा। थोड़ा बहुत डेट अगर तुमने बढ़ाया, ठीक है, तो तुम्हारा KD विल नॉट चेंज, KD विल रिमेन व्हाट यू नो, रिमेन सेम। ठीक है। उसके बाद में इनिशियली थोड़ा बहुत अगर हम लोग डेट लेते भी है, ठीक है, तो उसके अंदर जो KE होता है ना, KE वो भी क्या रहता है मालूम है? वो भी कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो KE कांस्टेंट इनिशियली, KD कांस्टेंट इज योर NI अप्रोच। कौन सा अप्रोच है ये? NI। बराबर है। अगर KD कांस्टेंट है, KE कांस्टेंट है, और अगर हमने डेट बढ़ाया, राइट, तो इनिशियली KO के साथ क्या होएगा? तो KO विल स्टार्ट फॉलिंग, इट विल स्टार्ट व्हाट यू नो, स्टार्ट फॉलिंग, क्योंकि तुमने सस्ता वाला फाइनेंस बढ़ाया है, ठीक है, और महंगा वाला फाइनेंस क्या किया? तुमने कम किया है। सो इनिशियली क्या होगा? इनिशियली योर KO विल व्हाट यू नो, विल स्टार्ट फॉलिंग। ठीक है। तो ये जो लाइन है, दिस इज व्हाट यू नो, दिस इज KO। अब मुझे बताओ ये जो डायग्राम है कौन से अप्रोच का डायग्राम है? ये NI अप्रोच का है। ठीक है। सो यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच बोल रहा है कि इनिशियली NI का बेनिफिट मिलता है। ठीक है। उसके बाद सपोज हमने और डेट बढ़ाया, मतलब ये यहाँ पे 0 है, ठीक है, अगर हम लोग ये साइड पे जाते हैं दैट मीन्स योर डेट इज इंक्रीजिंग, राइट, तो यहाँ पे एक स्टेज तक NI का बेनिफिट मिलेगा, राइट। उसके बाद में अगर हमने और डेट बढ़ाया, राइट, तो KD स्टिल विल रिमेन व्हाट यू नो, विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। तो KD में कुछ चेंजेस नहीं होएगा, लेकिन अभी क्या होएगा मालूम है? अभी KE बढ़ने का चालू हो जाएगा, KE विल व्हाट यू नो, विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है। लेकिन तुम्हारा जो KO है विल रिमेन व्हाट यू नो, विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये कौन से अप्रोच का डायग्राम है बताओ जरा? ये NOI का है। ठीक है। सो इनिशियली विल गेट द बेनिफिट ऑफ NI, देन विल गेट द बेनिफिट ऑफ व्हाट यू नो, ऑफ NOI। ठीक है। फिर ये ट्रेडिशनल अप्रोच बोल रहा है कि अगर हमने एक हद से ज्यादा डेट ले लिया, क्या ले लिया? एक हद से ज्यादा अगर हमने डेट ले लिया, तो तुम्हारा KD बढ़ने का चालू हो जाएगा, तुम्हारा KE भी बढ़ने का चालू हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर का रिस्क विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, और अगर ये दोनों बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है KO विल ऑल्सो व्हाट इन ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है। तो एक लेवल के डेट के बाद में सबका रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इसके लिए एवरीथिंग विल स्टार्ट व्हाट यू नो, स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट यू नो, दिस विल बी KE, दिस विल बी व्हाट यू नो, KO, एंड दिस विल बी व्हाट यू नो, KD। ठीक है। अब ये डायग्राम देख के सोच के बताना मेरे को, कौन से स्टेज में द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी हाईएस्ट? कौन से स्टेज में मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म सबसे हाईएस्ट रहेगा? हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म जब भी हाईएस्ट होता है तभी KO सबसे मिनिमम होता है। क्या होता है? KO सबसे मिनिमम। ठीक है। तो यहाँ पे तुमको KO मिनिमम कौन से स्टेज में दिख रहा है भाई? सेकेंड स्टेज में दिख रहा है। बरोबर है। मतलब जब भी KO मिनिमम रहेगा तभी मार्केट वैल्यू क्या रहेगा? हाईएस्ट रहेगा। ठीक है। तो जैसे जैसे KO पहले फॉल होएगा, मतलब मार्केट वैल्यू बढ़ते जाएगा, फिर एक स्टेज आएगा जहां पे मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा, फिर जब भी KO बढ़ेगा मतलब मार्केट वैल्यू विल व्हाट यू नो, विल फॉल। तो ये जो स्टेज है यहाँ पे, ये वाला जो स्टेज है जहाँ पे KO सबसे मिनिमम है, ये पर्टिकुलर स्टेज पे क्या होगा मालूम है तुम लोग को? मार्केट वैल्यू विल बी
हाईएस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो थियरी बोल रहा है कि अगर हमने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज किया, ठीक है, तो केओ में चेंजेस आएगा, केओ में चेंजेस आएगा मतलब मार्केट वैल्यू में भी जो है चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो, ये अपना ट्रेडिशनल अप्रोच है। अभी ट्रेडिशनल अप्रोच के क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करने का मालूम है, जैसे जैसे डेट चेंज होएगा ना, वैसे के डी भी चेंज हो जाएगा और के ई भी चेंज हो जाएगा। अगर ये दोनों चेंज हो रहे हैं मतलब हमें जो है ट्रेडिशनल अप्रोच का क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है वो, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो। पूरा स्टेप समझा ना कैसे कर रहे हैं अपन ये पूरा। तो पहले हमेशा दोनों फॉर्म्स का क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, वैल्यू कैलकुलेट करने का। कोई कोई क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो पहले हमने इसका वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है। फिर फाइंड आउट करने का कौन सा ओवर वैल्यूड है कौन सा अंडर वैल्यूड है। फिर ये स्टेप्स अप्लाई करेंगे हम लोग। मेरे को बताओ स्टेप नंबर 1 का आंसर क्या आया, कितना कैश आया, कितना 24,000 का कैश आया। फिर स्टेप नंबर 2 में 15,000 का लोन लिया एट द रेट ऑफ, नहीं नहीं, रेट ऑफ 10%, 39,000, ठीक है। फिर आएगा फोर्थ, कितना का इन्वेस्टमेंट किया अपन ने, 36,000 का इन्वेस्टमेंट। सरप्लस आया 3,000। स्टेप नंबर 6 में बताओ आर्बिट्रेज गेन बिफोर एंड आफ्टर दोनों का अमाउंट बता दो, मतलब अर्निंग्स, अर्निंग्स बिफोर आर्बिट्रेज एंड आफ्टर आर्बिट्रेज। सेम ही आएगा, प्रोसेस में हमेशा सेम आएगा। बिफोर 3,000, आफ्टर ऑल्सो 3,000। चलो गेन के टाइम पे स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 विल बी सेम। इधर परसेंटेज होल्डिंग्स आएगा 16.25, तुम लोग चेक करो, मैंने कर दिया है कैलकुलेशन। हाँ, अर्निंग्स बिफोर एंड आफ्टर आर्बिट्रेज, बिफोर आर्बिट्रेज तो वही आएगा 3,000 का। आफ्टर में 4,500 माइनस पर्सनल लोन कितना था अपना, 15,000 का 10%, 4,875 माइनस 1,500,
3375, तो गेन आ रहा है मेरे को 375। चेक कर लो तुम लोग ये, चेक कर ले, गेन 375 है। तो क्या किया, खाली प्रोसेस किया, गेन भी करो। नहीं नहीं, मैंने बोला दोनों करना है प्रैक्टिस के लिए। हाँ, ये चलो गेन वाला पार्ट किया कि नहीं, हो गया। चलो तो फिर अभी अपन जाते हैं सेकेंडरी आर्बिट्रेज पे। ये चलो, मेरे पास 35 मिनट्स ही है खाली। चलो क्वेश्चन नंबर 37। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो सेकेंडरी आर्बिट्रेज है। सेकेंडरी आर्बिट्रेज में क्या होगा बताओ जरा। कौन सा फॉर्म ओवर वैल्यूड रहेगा, अनलीवर्ड। कौन सा अंडर वैल्यूड रहेगा, लीवर्ड। ठीक है, शिफ्टिंग करना है अपने को। ठीक है, नहीं नहीं, समझाता हूँ। इसमें लोन देंगे नहीं, देंगे भी नहीं इन्वेस्ट करेंगे अपन, डिबेंचर में भी इन्वेस्ट कर डालेंगे ऐसा। नाउ सी हियर, there are two companies U limited and L limited having same NOI। दो कंपनीज है, दोनों का EBIT और NOI is what you know is same, of rupees 20,000, except that L limited is a levered company having a debt of 1 lakh at the rate of 7%, and cost of equity of U limited and L limited are 10%, 18% respectively। KE दिया हुआ है। कंप्यूट हाउ द आर्बिट्रेज प्रोसेस विल वर्क, पूछा खाली प्रोसेस है, इसमें भी गेन हम जो है वो दोनों कर देंगे। ठीक है, चलो पहले स्टार्ट करने से पहले मेरे को बताओ क्या करना पड़ेगा। पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा ओवर वैल्यूड है, कौन सा अंडर वैल्यूड है। ठीक है, सो क्वेश्चन 37, so calculation of value of the firms। एल लिमिटेड ये लीवर्ड है, यू लिमिटेड विच इज अनलीवर्ड। पहले आएगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ द डेट विच इज एट द रेट ऑफ, चेक करो यहाँ पे कितना है, 7% ही है। तो लीवर्ड में 1 लाख का डेट है, अनलीवर्ड में कुछ भी नहीं है। फिर हमको दिया है EBIT और व्हाट यू नो और NOI। तो EBIT और NOI जो अपने को दिया है वो अमाउंट है 20,000। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट जो लीवर्ड फॉर्म में आएगा 7,000 का, अनलीवर्ड में कुछ भी नहीं आएगा। तो हमें पहले मिल जाएगा NI। फिर हमारे पास KE अवेलेबल है, दोनों फॉर्म्स का है। चेक करना पहले किसका लिखा है बाद में किसका लिखा है। पहले U का लिखा हुआ है, तो U का 10% है, और L का कितना है, L का 18%। तो पहले आएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी NI अपॉन व्हाट इन अपॉन KE, ये आएगा 72,222 और ये आएगा 2 lakhs। फिर आएगा वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, 72,222 and this will be 2 lakhs।
चलो बताओ कौन सा ओवर वैल्यूड निकला है इसमें, अनलीवर, ठीक है। सो इधर लिखो ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। अभी ये क्वेश्चन में भी परसेंटेज होल्डिंग्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे भी 10% रहेगा। अच्छा 10% अपना होल्डिंग किस में होना चाहिए, ओवर वैल्यूड में, ठीक है, क्योंकि पहले सेल करना है बाद में बाय करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वापस अज्यूमिंग 10% होल्डिंग्स इन equity shares of U Limited arbitrage process will be as follows. चलो स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन तो पहले इक्विटी बेचना पड़ेगा अपने को। सेल 10% होल्डिंग्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ यू लिमिटेड। चलो कितना कैश आएगा अपने पास, 2 lakhs का 10% 20,000। चलो अभी इसमें तो अपने पास 20,000 है। अब ये 20,000 को अपने को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले में हम लोग ने लोन लिया था तो इधर अपन लोन देंगे, ऐसा नहीं है इसमें। यहाँ पे जब भी हम ये 20,000 इन्वेस्ट करेंगे तो वी विल इन्वेस्ट नॉट ओनली इन द इक्विटी शेयर्स, विल ऑल्सो इन्वेस्ट द अमाउंट इन द डिबेंचर्स ऑल्सो, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा इन्वेस्ट 10% इन equity shares and debt of L Limited। तो इक्विटी शेयर्स में कितने का इन्वेस्टमेंट होएगा, तो एल लिमिटेड का इक्विटी का वैल्यू कितना चेक करो जरा, 72,222 का 10% हम बाय करेंगे तो 7,222 हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा इक्विटी में, एंड 7% डिबेंचर्स या डेट में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसका डेट का वैल्यू कितना है, 1 लाख है, उसका भी 10% हम इन्वेस्ट करेंगे। So 10,000 we will make investment in debt also. So our total investment will be 17,222। ये अपना टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 is calculate surplus if any। तो सरप्लस आएगा अपने पास 20,000 था, उसमें से हमने इन्वेस्ट कर दिया 17,222। तो कितना सरप्लस है ये, 2778। दिस विल बिकम योर सरप्लस। चलो क्या रहेगा स्टेप 4 बताओ, अर्निंग्स बिफोर एंड आफ्टर आर्बिट्रेज, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा स्टेप वाला है। कैलकुलेट अर्निंग्स बिफोर
and after arbitrage. बिफोर आर्बिट्रेज में अपना एनआई कितना रहेगा, एनआई तो ओवर वैल्यूड फर्म का एनआई देखो कितना था, 13,000. 20,000 का 10%, so how much this will be, 2,000. आफ्टर में अपना एनआई कितना रहेगा, एनआई 13,000 का 10% विच विल बी 1,300. अच्छा, इसमें हमने तो डिबेंचर में भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऐड इंटरेस्ट. सो 10,000 का हमारा प्रिंसिपल इन्वेस्टेड है, 7% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 700 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा. टोटल विल बी हाउ मच, 2,000. सो अर्निंग्स बिफोर एंड आफ्टर आर्बिट्रेज बोथ विल बी व्हाट यू नो, बोथ विल बी सेम. ठीक है, खाली क्या चेंज होएगा, मतलब क्या यहाँ पे एडवांटेज रहेगा, देयर इज गोइंग टू बी अ सरप्लस. ठीक है, सो कितने का सरप्लस बचा था अपने पास, 2,778. चलो अभी थोड़ा सा इजी लगने लगेगा. चलो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड पे आ जाओ. कैलकुलेशन ऑफ आर्बिट्रेज गेन. चलो स्टेप नंबर 1 क्या आएगा, सेम आएगा. स्टेप नंबर 2 से चेंज हो जाएगा यहाँ पे. अच्छा, स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स बेच रहे हैं. अभी अपने पास कितना पैसा आ गया है, 20,000. अभी हमें ये 20,000 जो है ना, ये पूरा का पूरा इन्वेस्ट करना है. ठीक है, तो ये 20,000 सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट होएगा कि इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट होएगा, दोनों में. ठीक है, तो इक्विटी में कितना करने का और डेट में कितना करने का, तो उनका जो भी डेट इक्विटी रेशियो है वो रेशियो में अपन इन्वेस्टमेंट कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इन्वेस्ट entire amount in equity and debt of L Limited in their debt equity ratio. देखो कैसे पता चलेगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल है और डेट है. कितना इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, तो 72,222 है, और डेट का वैल्यू कितना है, 1 लाख. तो इसका मार्केट वैल्यू आ रहा है 1,72,222 आ रहा है. अच्छा, हमारे पास पैसा कितना है भाई इन्वेस्ट करने के लिए, 20,000 ही है. ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट इक्विटी रेशियो बैठ जाएगा इसके अंदर. ठीक है, सो इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विटी में कितने का इन्वेस्टमेंट होएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मेरे पास भी है कैलकुलेटर. 8387. ठीक है, तो ये हो गया 8387 इक्विटी में हो गया. $11,613 डेट में हो गया. Calculate percentage holdings in equity shares.
So percentage holdings will be 8387 हमने इन्वेस्ट किया है आउट ऑफ 72,222. So what will be the percentage holdings? 11.61. Step 4. Calculate earnings before and after arbitrage. चलो B4 में अपना NI 20,000. So 20,000 का 10% अपना था पहले, तो इट वॉज 2,000. आफ्टर में जो NI आएगा वो 13,000 पे आएगा और नया परसेंटेज आएगा. व्हाट इज न्यू परसेंटेज? 11.61%. 1509. और इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना. तो इंटरेस्ट के लिए हमारा डिबेंचर का वैल्यू 11,613 है and 7% is the rate of interest. 813. So ये आएगा 2322. हमारा डिबेंचर अपन ने कितना इन्वेस्ट किया डिबेंचर में? 11,613 किया है ना अपन ने. ये प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका 60% इंटरेस्ट अपने को मिलेगा. सो आर्बिट्रेज गेन आएगा 2322 माइनस 2,322. समझा? चलो क्वेश्चन 39 सॉल्व करो. इसमें भी गेन पूछा है, लेकिन तुम लोग दोनों करना. सेकेंड लेक्चर कौन सा है? IDD है. इसको सॉल्व करो, फिर आज का लेक्चर खत्म है. थोड़ा बड़ा ब्रेक मिलेगा आज. 1 घंटे का गैप है. क्यों? लेट आते हैं सर. नहीं, उनका पहले मुलुंड रहेगा. इसका डायरेक्ट बताओ, सरप्लस बता देना और गेन बता देना.
अभी ये चैप्टर में से एक चीज़ बचा है, दैट इज MM विथ टैक्स। हाँ, और वो कंप्लीट करके फिर अपन कैपिटल बजटिंग चालू कर देंगे। कितना? 900। डेट इक्विटी रेशियो ही करना। हाँ, दिखा मुझे। दोनों 18-18 है। कैसे? नहीं नहीं, ये जो तूने किया, ये क्या किया? 18-18 कैसे किया? नहीं नहीं बेटा, उसका डेट इक्विटी का वैल्यू क्या दिया देखना इधर अपन ने। किधर गया इसके पहले वाला? अच्छा, इसके अंदर 1 लाख 1 लाख है। हाँ इसमें मुझे मेरे माइंड में ये आ रहा था, सॉरी। नहीं नहीं, ये इसमें इधर है ना डिवीजन 1 लाख। हाँ, तो इक्विटी का वैल्यू 1 लाख है और डेट का वैल्यू भी 1 लाख है। मैं भी डर गया। नहीं, मेरे माइंड में 72 चल रहा था। ठीक है, चलो, सरप्लस 6000 है और गेन जो है वो 900 है। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन का प्रैक्टिस आज वापस एक बार कर लेना, अच्छे से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है।